हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। 10th क्लास हिस्ट्री के अंदर आज एक और नया चैप्टर हम ऐड करने वाले हैं। एक नया चैप्टर आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, मैंने बोला आप लोगों को कि इन 10th क्लास हिस्ट्री देयर आर 4 चैप्टर्स ओनली। ठीक है, बुक के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर 4 चैप्टर हैं। 2 चैप्टर्स कंपलसरी हैं। चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप एंड चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। एंड जो 2 चैप्टर हैं उनके अंदर चॉइसेस हैं। उन्हीं में से एक चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। भाई ये जो चैप्टर है ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिडर किया जाता है। और इसमें से क्वेश्चन 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, वो काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला जो इसके अंदर चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड जो चैप्टर है ये है इट्स ऑल अबाउट बिगिनिंग ऑफ प्रिंट कल्चर या प्रिंट रेवोल्यूशन। इस चैप्टर को आप प्रिंट क्रांति भी कह सकते हैं, प्रिंट रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं कि कैसे जो प्रिंट कल्चर है वो इंडिया मतलब कि यूरोप में आया या फिर उसकी बिगिनिंग कैसे वर्ल्ड के अंदर हुई, उससे पहले किस तरीके से प्रिंटिंग होती थी और जब वो आया तो उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ा। दोनों पर्सपेक्टिव में वी विल टॉक अबाउट इन यूरोपियन पर्सपेक्टिव या वर्ल्ड पर्सपेक्टिव ऑल्सो, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में प्रिंट कब आया या प्रिंट रेवोल्यूशन कब आया और प्रिंट का जो इफेक्ट है वो कैसे पड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बुक की स्टार्टिंग उसमें बताया कि भाई जो वर्ल्ड है उसके अंदर हर एक चीज़ है, जितने भी आसपास अपने आसपास देखते हो एवरीथिंग इज प्रिंटेड। ठीक है, एवरीथिंग इज प्रिंटेड। इफ यू सी एवरीथिंग अराउंड यू, अगर आप देखो कोई पेन देखो, कोई नोटबुक देखो, किसी प्रकार का कोई ऐड देखोगे, हर चीज़ जो है वहाँ पे प्रिंटेड मटेरियल आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही नहीं आई हैं। एक समय ऐसा था जिस समय कुछ लिखा भी नहीं था, कुछ चीज़ें भी नहीं थी, कुछ प्रिंटेड मटेरियल भी नहीं था। तो जब ये चीज़ें आने लग गई और जब खूब सारी किताबें एक साथ छपने लग गई, उस वाली चीज़ को प्रिंट रेवोल्यूशन कहा गया। When numbers of books flooded the market and various books were printed all over the world and this term is called industrial revolution। ठीक है, तो देखते हैं कैसी बिगिनिंग है, क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले ये है कि भाई प्रिंटेड जो मटेरियल है उससे पहले भी प्रिंटिंग पूरे मतलब प्रिंटेड जो मटेरियल है, बुक मशीनरी जो मैकेनिकल जो प्रिंटिंग है उससे पहले भी प्रिंटिंग होती थी, उससे पहले भी सारा काम होता था। तो सबसे पहले देखते हैं कैसी ये टेक्नोलॉजी थी, क्या थी। जो सबसे पहली जो प्रिंटेड टेक्नोलॉजी थी वो भाई अगर देखी जाए तो 3 कंट्रियों में यहाँ पे थी, चाइना, जापान एंड कोरिया। अगर बात की जाए तो ये कहाँ पे थी, देखिए चाइना, जापान एंड कोरिया। इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, देखिए चाइना, wait for that, चाइना, जापान एंड कोरिया, 3 कंट्रीज आर देयर जिनमें था। यहाँ पे जो प्रिंटिंग होती थी वो हैंड प्रिंटिंग होती थी। भाई देखिए हाथों से लिखाई की जाती थी, हैंड प्रिंटिंग यहाँ पे थी। एंड पेपर या फिर एक जो प्रिंटिंग का तरीका था वो था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बड़े पैमाने पे यहाँ पे पॉपुलर था। सबसे पहली तो चाइना के अंदर पेपर की खोज हो गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही थी कि जिससे हैंड प्रिंटिंग पॉसिबल हो पाई या वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी जो कहने का होता प्रैक्टिस हो पाई। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या था, एक तरीका था, एक लकड़ी के ऊपर जो वुड ब्लॉक थी उसके ऊपर किसी चीज़ का जैसे एनग्रेव कर दी जाती, कोई चीज़ गोदाई कर दी जाती, जैसे स्टैम्प होती है और उसके ऊपर जैसे पेंसिल होती है उसके ऊपर क्या करें कि पेंसिल वेंसिल रब करें पेपर रख के, तो क्या होता है जो अक्षर आ जाते हैं ना अपने यहाँ पे या फिर कोई चीज़ छप जाती है। ऐसा तरीका वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का हुआ करता था। तो ऐसा तरीका चाइना के अंदर पॉपुलर था। लेकिन जो पेपर था उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी फिर भी जो वो चीज़ें थी उसके अकॉर्डिंग ऐसा था। जो बुक थी उसको साइड से सिया जाता था। कहने का मतलब एक बढ़िया जो लिखने का या फिर एक बढ़िया टेक्नोलॉजी उस समय के अकॉर्डिंग वहाँ पे थी। तो धीरे धीरे चाइना के अंदर ये प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी थी उसको और भी ज़्यादा स्प्रेड आउट किया गया, उसके अंदर डेवलपमेंट्स देखे गए। चाइना के अंदर जो प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है उसकी स्पीड की या फिर उसकी जो ज़रूरत महसूस की गई वो देखी गई कि चाइना का जो इंपीरियल स्टेट था, चाइना का जो लोकशाही मतलब राजाशाही जो डिपार्टमेंट था या जो गवर्नमेंट थी राजा की, वो वहाँ पे क्या थी, बहुत कहने का मतलब चाइना के अंदर बहुत ब्यूरोक्रेटिक का एक बहुत ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। कहने का मतलब नौकरशाहों का या फिर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका एक डिपार्टमेंट है। तो लेकिन सिविल सर्वेंट्स को जो सिलेक्शन होता है, भाई आपको पता है आज भी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन, आईएएस की एग्जामिनेशन यूपीएससी करवाती है हमारे यहाँ, उसी प्रकार वहाँ भी एक एग्जाम होती थी। तो एग्जाम के लिए बहुत सारी किताबों की आवश्यकता होती थी, प्रिंटिंग मटेरियल की आवश्यकता होती थी। तो उस दौरान बहुत ज़्यादा डिमांड इस चीज़ की गई और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से इसको पूरा करने का प्रयास किया गया। बाद में 16th सेंचुरी में जो लोग हैं या जो पेपर एस्पिरेंट हैं, किताब देने मतलब एग्जाम देने वाले, वो और बढ़ गए तो और भी डिमांड बढ़ी, तो डेवलपमेंट और हुआ।
ठीक है। उसके बाद में 17वीं सेंचुरी में भी और भी डेवलपमेंट चाइना में देखे गए। ये सिर्फ चाइना के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट बता दिए पहले ही कि चाइना में किस प्रकार के प्रिंटिंग में ओवरऑल डेवलपमेंट हुए। ऐसे ही डेवलपमेंट जो है वो चाइना में भी देखे गए। चाइना में भी आगे और कैसे डेवलपमेंट हो गई, चाइना के अंदर जो अर्बन कल्चर है वो आ गया। अब जो लोग थे वो ज़्यादा रीडर्स आ गए। अब सिर्फ किताबें सिर्फ स्कॉलर या ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं, अब किताबें जो है कॉमन पीपल के लिए, उनके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, एवरीडे लाइफ के लिए छपने लग गई। अब धीरे धीरे नैरेटिव्स, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफीज या किसी प्रकार के रोमांटिक प्लेज, ये सब भी चीज़ें लिखे जाने लग गई। धीरे धीरे लोग इसको पढ़ने लग गए। महिलाएं भी इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन बन गई, वो भी इसके अंदर पढ़ने लगी। कहने का मतलब थोड़े डेवलपमेंट और भी ज़्यादा हुए चाइना के अंदर, प्रिंट का और भी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड हुई। लोग खाली समय में रहने लग गए शहरों के अंदर, तो और भी ज़्यादा इसकी डिमांड महसूस की गई। बाद में जो वेस्ट के अंदर भाई क्या हुआ, चाइना के अंदर टेक्नोलॉजी थी, इस चाइना की टेक्नोलॉजी को यूरोपियन वहाँ पे लेके गए। यूरोपियन ने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। बाद में यूरोप वालों ने इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रिंटिंग प्रेस डेवलप कर ली और वहाँ पे प्रिंटिंग, मॉडर्न प्रिंटिंग मशीनरी आ गई। और बाद में इसी रास्ते से वापस प्रिंटिंग मशीनरी इन चाइना भी पहुँची। और जब चाइना में 19वीं सेंचुरी के अंदर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पहुँची, तो वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी जब पहुंची तो वहाँ पे एक सेंटर डेवलप हुआ जहाँ पे खूब सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, या फिर खूब सारी बुक्स अवेलेबल थी। हर एक टाइप की, वेस्टर्न टाइप्स की बुक्स वहाँ पे अवेलेबल थी। ये जो डेवलपमेंट देखा गया मैकेनिकल प्रिंट की वजह से देखा गया। एक जो शहर यहाँ पे बसा वो था शंघाई। शंघाई पे बहुत सारी जो बुक्स थी वो यहाँ पे अवेलेबल थी। देखिए शंघाई जो सेंटर है वो डेवलप हुआ है। तो हमने देखा कि किस टाइप के व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स वर देयर, इफ़ वी हैव सीन व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स इन चाइना, कि भाई चाइना में किस प्रकार के डेवलपमेंट हुए हैं ये हमने देखा, ठीक है। अब जो है भाई यही डेवलपमेंट जब चाइना में हो रहे हैं, तो चाइना से यही डेवलपमेंट कहाँ पे पहुँचे, जापान में पहुँचे। देखिए कहाँ पे, इन जापान, प्रिंट इन जापान। जापान में क्या हुआ, जापान में किस तरीके से काम हुआ, देखिए कि भाई आपको पता है एक चीज़ कि बुद्धिस्ट जो धर्म है पहले इंडिया में डेवलप हुआ, ठीक है। एंशिएंट जो हमारा टाइम पीरियड है उसके अंदर इंडिया में डेवलप हुआ, वहाँ से जो है ये चाइना पहुँचा। चाइना से बाद में और दूसरे कंट्रीज में पहुँचा। तो जो चाइना के जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे वो अपने धर्म को जापान में पहुँचाना चाहते थे, तो वो ही इस टेक्नोलॉजी को लेके, वुड ब्लॉक प्रिंट टेक्नोलॉजी को देखो वापस एंशिएंट इंडिया में आ गए हैं। पूरा चाइना का डेवलपमेंट देख लिया, अब जापान में कैसे इसकी बिगिनिंग हुई वो देखते हैं। तो जापान के अंदर क्या हुआ, जापान के अंदर भी यही टेक्नोलॉजी जो है 1768 से 1770 के अंदर ये टेक्नोलॉजी जो है प्रिंटिंग की, हैंड प्रिंटिंग की जापान पहुंची। और जापान के अंदर सबसे पहला प्रयास बुद्धिस्ट मिशनरी या बुद्धिस्ट धर्म के प्रचारक हैं उन्होंने किया। और क्यों किया, वो अपना धर्म फैलाना चाहते थे। सबसे पहला जो प्रयास है भाई उन्होंने कैसे किया, देखिए उन्होंने सबसे पहला प्रयास किया कि उन्होंने एक किताब छापी भाई, एक बुक छापी जिसका नाम था डायमंड सूत्र। क्या नाम था, डायमंड सूत्र। भाई डायमंड सूत्र नाम की एक किताब छापी जो धर्म के रिलेटेड थी, बुद्धिस्ट किताब थी। इसके फीचर पूछ लेते हैं कई बार कि व्हाट काइंड ऑफ फीचर डज इट हैव। फीचर ये थे कि इसके अंदर 6 पेज थे, 6 पेज की सीट थी, प्लस वुड कट इलस्ट्रेशन इस पे हो रखा था। लकड़ी के साथ सजावट का काम इसके मेन पेजेस पे, या फिर लकड़ी का सजावट का कार्य इस पे हो रखा था। ये फीचर थे, कई बार पूछ ले जाते हैं। धीरे धीरे जापान में प्रिंटिंग जो है वो स्प्रेड आउट होने लग गई। धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को ताश के पत्तों पे छापने के लिए, पेपर पे छापने के लिए, कपड़ों पे छापने के लिए यूज होने लग गया। चाइना के अंदर धीरे धीरे, मतलब जापान के अंदर और भी जब इसकी डिमांड की गई टेक्नोलॉजी की, तो बाद में या प्रिंटिंग की और डिमांड की गई, तो एक वहाँ भी एक अर्बन सेंटर डेवलप हुआ एडो के अंदर भी बहुत सारी किताबें अवेलेबल थी। वहाँ भी लोग अलग अलग किताबें डिमांड कर रहे थे। अलग अलग किताबें अलग अलग लोगों के लिए छपती थी, अलग अलग टाइप से छपती थी, अलग अलग इंटरेस्ट की छपती थी। महिलाओं के लिए भी किताबें छपती थी, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे किताबें छपती थी, कैलकुलेशन पे ऊपर किताबें छपती थी, मैथमेटिकल किताबें छपती थी। टी सेरेमनी को कैसे ऑर्गेनाइज करें, वहाँ पे टी सेरेमनी बहुत पॉपुलर है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, फ्लावर्स को कैसे अरेंज करें, या फिर घर के कुकिंग रेसिपीज वाली किताबें, बहुत सारी किताबें वहाँ पे छपने लग गई। धीरे धीरे वहाँ भी डेवलपमेंट प्रिंट के अंदर देखा गया। तो देखा कि कैसे कैसे डेवलपमेंट चाइना के अंदर हुए, उसके बाद में जापान में हुए। अब जो है भाई, अब जो है हम देखेंगे कि ये जो प्रिंट वाली जो टेक्नोलॉजी है वो यूरोप कैसे पहुंची। भाई देखिए आपको पता है कि भाई यूरोप के अंदर ही मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुआ, लेकिन मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस से पहले के क्या स्टेप थे, उनको पहले की क्या चीज़ें थी जो उन लोगों तक पहुंची। तो भाई प्रिंट कैसे यूरोप पहुंचा, आपको पता है एक चीज़ कि हमारे एंशिएंट समय से ही, प्राचीन समय से ही जो यूरोप है भाई, यूरोप है वो चाइना, इंडिया के साथ व्यापार करता आया है।
चाइना इंडिया के साथ वो मसालों का और सिल्क का व्यापार करता था। चाइना से एक रूट जो है वो यूरोप जाता था, जिससे सिल्क जाता था, उस रूट को सिल्क रूट कहते थे। तो भाई चाइना के साथ सिल्क ही नहीं, उसी समय चाइना का जो पेपर था, जो चाइना में जिसकी खोज हो गई, वही पेपर वहाँ पे चाइना से कहाँ पहुँच गया, यूरोप पहुँच गया। जब यूरोप में पहुँच गया तो यूरोप के अंदर भी हैंड प्रिंटिंग या प्रिंटिंग जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स की, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसी किताबें होती हैं जो हाथ से लिखी जाती हैं। तो वहाँ से वो टेक्नोलॉजी पहुँच गई, तो वहाँ ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई। बाद में आपको पता है 1295 में मार्को पोलो इंडिया और चाइना आए। 1295 से पहले आए, तो वो जब इंडिया आए 1295 के अंदर वो आए, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को देखा कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग इज अडॉप्टेड इन चाइना। उस टेक्नोलॉजी को देखा और उस टेक्नोलॉजी को वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग वाली टेक्नोलॉजी थी, लकड़ी से जो वुड ब्लॉक वाली जो प्रिंटिंग होती थी, उसी टेक्नोलॉजी को लेके वो चाइना से यूरोप गए। और यूरोप जब वो टेक्नोलॉजी गई, तो यूरोप के अंदर जब वो टेक्नोलॉजी गई, तो वहाँ पे देख रहे हैं क्या होने लग गया। वहाँ पे यूरोप के अंदर जब टेक्नोलॉजी जाने लग गई, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग प्रिंटिंग वहाँ पे होने लग गई। पहले इटली गई, इटली से पूरे जगह स्प्रेड आउट हो गई। लेकिन यूरोप में अभी भी जो ज़्यादातर जो प्रिंटिंग थी, ये जो वुड ब्लॉक वाली प्रिंटिंग थी, सिर्फ कॉमन पीपल के लिए होती थी, या फिर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होती थी, या मर्चेंट्स के लिए होती थी। अभी भी जो रिच क्लास की जो कम्युनिटी थी, वो अभी भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को अडॉप्ट नहीं किया था। वो जो उनके लिए जो प्रिंटिंग होती थी, वो वेलम पे होती थी। किस पे? वेलम। वेलम क्या होता था? एक बहुत ही एक्सपेंसिव टाइप का, कहने होता है जानवर की खाल होती थी, जिसके ऊपर लिखने का काम किया जाता था। ठीक है, तो देखा हमने देखा है कैसे टेक्नोलॉजी पहुंची। टेक्नोलॉजी पहुंचने की वजह से वहाँ पे धीरे धीरे जगह जगह, कहने का मतलब ये टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप के पूरे हिस्सों में पहुंच गई। यूरोप के पूरे हिस्सों में पहुंच गई, तो कहने का मतलब धीरे धीरे जगह जगह किताबों की डिमांड बढ़ने लग गई। किताबों की डिमांड बढ़ने लग गई, तो जगह जगह उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो वहाँ के बुक सेलर्स थे या वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने, कहने का मतलब लोगों को, स्क्राइब्स जो थे, स्क्राइब्स होते हैं किताबें लिखने वाले। आप अपनी बुक के अंदर देख लेना, एनसीईआरटी में कोई चीज़ स्किप नहीं होगी। जो स्क्राइब थे उनको अपॉइंट करने लग गए। उनका काम था कि भाई किताबें लिखना, किताबें छापना, और एक बुक सेलर के अंडर या एक पब्लिशर के अंडर कम से कम 50 स्क्राइब काम करते थे। क्यों? कि भाई डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, फिर भी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो देखते हैं क्या डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी मैन्युस्क्रिप्ट्स, या उनमें कमियाँ क्या थी। व्हाट आर द मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड व्हाट आर शॉर्टकमिंग इन इट। तो आपको पता है मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथों से लिखे जाने वाली किताब हैं, वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी। डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन पूरा नहीं कर पा रही थी। कैसे? देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट जो थी, कहने का मतलब हाथों से लिखी जाती थी। कहने का मतलब बहुत ही मेहनताना काम ये था, लिखना कोई आसान काम नहीं था। ठीक है भाई, लेबोरियस काम था, मेहनत लगती थी, समय लगता था। ठीक है, कॉपी करना बहुत वो था, एक्सपेंसिव काम पड़ता था, महंगा काम पड़ता था, टाइम कंज्यूमिंग था, फ्रजाइल थी भाई। और बाद में मैन्युस्क्रिप्ट की और भी डाउनफॉल के या फिर सक्सेसफुल ना होने के पीछे कारण ये थे, फ्रजाइल थी। फ्रजाइल होता है टूटने फूटने वाली। अगर आप किसी शीशे की चीज़ पे देखोगे तो आप देखोगे फ्रजाइल लिखा होता है। फ्रगाइल मीन्स होता है टूटने फूटने वाली। वार नॉट इजी टू हैंडल। भाई किताब देखो हाथों से लिखी जाती थी, उस समय कैसा पेज होता होगा, कितनी मोटी हो जाती होगी, तो इजी टू हैंडल भी नहीं करी जा सकती थी, एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं ले जा सकती थी। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट कमिंग थी, बहुत कमियां थी। जरूरत महसूस की गई कि भाई कोई ऐसा तरीका आए जिससे और भी ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए। थोड़ा सा प्रयास किया गया मैन्युस्क्रिप्ट की बजाय वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि उसको पूरा नहीं किया जा रहा था। एक ज़रूरत महसूस की गई कि एक क्विकर, भाई बहुत तेज और चीपर, सस्ता ऐसा तरीका आए जिससे किताबें बने। यूरोप के अंदर बहुत डिमांड बढ़ी, तो इस डिमांड को देखते हुए भाई इसका ब्रेक थ्रू मिला। ब्रेक थ्रू मीन्स कि भाई एक चांस मिलना, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं कि भाई ब्रेक थ्रू मिल गया। ब्रेक थ्रू मतलब एक अच्छा मौका मिल गया। और अच्छा मौका कब मिला? जब 40s 30s के अंदर जोहान गुटेनबर्ग ने, भाई पर्सन है जोहान गुटेनबर्ग, भाई उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, पहली मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस, कहने का मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस है जो भाई किससे चलती है? भाई बिजली से, मतलब बिजली नहीं, कहने का मतलब प्रिंटिंग प्रेस ऐसी मशीन बना दी जो प्रिंटिंग करती थी 40s 30s में। तो ऐसा डेवलपमेंट देखा गया और बिगिनिंग हो गई मॉडर्न प्रिंटिंग एरा की, और मॉडर्न हो गई, बिगिनिंग हो गई प्रिंटिंग प्रेस की, और बिगिनिंग हो गई प्रिंट रेवोल्यूशन की। तो अगले जो सेक्शन है उनमें देखेंगे कि गुटेनबर्ग ने कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको डेवलप किया, किस टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसने काम किया, सारी चीज़ें देखेंगे। प्लस क्या वो टेक्नोलॉजी थी, क्या उसके अंदर किस प्रकार का पूरा मतलब मेथड अडॉप्ट किया, प्लस वो टेक्नोलॉजी कैसे स्प्रेड आउट हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस
इस पार्ट के लिए इतना ही। सेकंड पार्ट में, अगले पार्ट में वो चीज़ें डिस्कस होंगी। उसके बाद में देखेंगे यूरोप में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, यूरोप से वो स्प्रेड आउट कैसे हुआ, बाद में इंडिया का जो है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। कोई भी चीज़ नहीं समझ आए प्लीज़ कमेंट देयर एंड टेल मी कि भाई ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। सारी चीज़ें मेरा काम है आपको समझाना, और आपको सारी चीज़ें समझ आएँ तभी मैं एकदम सक्सेसफुल हो पाऊँगा। तो बस पढ़ते रहिए, काम करते रहिए, बस रेगुलर वीडियो वॉच करते रहिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैक्सिमम बताओ कि बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है, बेस्ट टू बेस्ट